हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सुप्रभात। सब लोग कैसे हैं? आप ठीक ठाक, बढ़िया, मजे में? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिएगा, सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है बेटा अब तक? नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, मैं बिल्कुल बढ़िया, ठीक ठाक। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। ज्योमेट्री के कंसेप्ट आप लोग सीख रहे हैं बेटा बेसिक से। कल की क्लास में आपने ट्रायंगल पढ़ना स्टार्ट किया था। कल बेटा यस्टरडे आपको मैंने ट्रायंगल की कुछ बेसिक सी बातें बताई थी। क्या बेटा आपको सारे कंसेप्ट, सारे पॉइंट क्लियर हो गए? तो देखो बेटा, दो चीजें बड़ी मेजर होती हैं। मैंने आपको जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल उसे काउंट करने के, उसका टाइप देखने के तरीके बताए थे। अगर हम कोणों के बेस पे तोड़ते हैं तो एक आपने किया था एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? न्यून कोण त्रिभुज जिसमें सारे सारे जो एंगल हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। दूसरा आपने किया था बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल में दोस्तों क्या होता है? एक एंगल होता है 90 डिग्री का और बाकी के दोनों एंगल होते हैं एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम। जाहिर सी बात है, जब तीन कोणों का सम 180 है, उनमें से एक 90 है, तो बाकी के दोनों कोण 90 डिग्री से कम ही आएंगे। तीसरा बच्चों एंगल आपने किया था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हिंदी में इसे बोलते हैं अधिक कोण। देखो ये तो चलो इनकी डेफिनेशन हो गई। अगर मैं आपको बेटा एंगल का रेशो दे दूं, एंगल का रेशो, इसके जो तीन कोण है मान लो ए बी सी, अगर इनका आपको रेशो दे दिया जाए लाइक 3:4:5, तो इसको देखकर बेटा आप कह सकते हो ना कि ये एक एक्यूट एंगल होगा। कैसे पता? तो आप कहना सर इसका नियम होता है कि सबसे बड़ा कोण अन्य दो कोणों के योग से छोटा होगा। सबसे बड़ा जो कोण है वो अन्य दो कोणों के योग से छोटा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों एक सिंपल सी बात काम करती है कि अगर मैं आपको एंगल 3, 4, 7 दे दूं तो हम गारंटी से इसको राइट एंगल कह सकते हैं। हम गारंटी से राइट एंगल कह सकते हैं। हम कहेंगे सर सबसे बड़ा कोण बाकी दो कोणों के योग के बराबर है। और अगर दोस्तों मैं आपको ये एंगल 3, 3, 4 मत मानो, 3, 5, 7 दे दूं, 3, 5, 9, तो इसका नाम आप देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज कैसे पता? कि सबसे बड़ा जो कोण है ना वो अन्य दो कोणों के योग से बड़ा है इसका। तो एंगल पर बेस बेटा आपने काम आपने कर लिया था। अच्छा, उसके बाद आपने साइड पर बेस भी किया था। साइड पर बेस भी किया था। मान लीजिए एक ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट सबसे बड़ी भुजा है, मान लीजिए उसका नाम सी है, मान लीजिए। तो अगर सी का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के योग से छोटा है तो इस एंगल को आप नाम देंगे एक्यूट एंगल। अगर दोस्तों सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा हो जाए, तो सॉरी इक्वल हो जाए, तो इसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा हो जाए तो इसका नाम होता है ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण। प्यारे बच्चों, सेशन का आज का नाम पढ़ रहे हो आप, डाउट क्लियरिंग सेशन है। पर मुझे लगता है बेटा जितना आपने कल की क्लास में पढ़ा था वो 25 क्वेश्चन तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, उसमें कोई डाउट तो आपका आएगा नहीं। सर जैसे हमने एंगल के बिहाफ में देखा था वो टू एंगल्स का सम थर्ड से बड़ा होगा, लेकिन सर ये साइड में कैसे होगा? बेटा ये ऑब्ट्यूज एंगल में होता है ना। ऑब्ट्यूज एंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो बाकी दो भुजाओं के योग से बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल 120 डिग्री आ गया। अगर हम इस साइड को मान लीजिए ये 30 डिग्री है और ये मान लीजिए बेटा 30 डिग्री है, ठीक। अब ये साइड मान लो बेटा, इसका मैं आपको नाम ए बी सी दे देता हूं। ये साइड सी कहलाएगी, ये साइड बी कहलाएगी, ये साइड ए कहलाएगी। तो ए स्क्वायर जो बड़ा होगा ना, ए स्क्वायर बेटा वो बी और सी के सम से बड़ा होगा। बी और सी के सम से बड़ा होगा तो इसका नाम आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। इसका नाम होता है अधिक कोण। अब ये इसका मान ज्ञात कैसे करते हैं बेटा? इसका मान ज्ञात ना हम जब आगे की क्लास में आपको कोसाइन रूल और साइन रूल पढ़ाएंगे तब आप इनको काउंट करना भी सीख जाएंगे। तब आपको ये बातें काउंट करनी भी आ जाएंगी कि 120 एंगल के मामले में ये साइड काउंट कैसे की जाती है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, चिंता की बात नहीं है।
अभी 2-3 क्लास के बाद में आपकी समझ में ये बातें भी आ जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है बच्चों, ज्योमेट्री में भी साइन रूल का काम आता है। तो कल हमने बेटा 25 नंबर तक के सवाल क्वेश्चन कर लिए थे। अच्छा, सिद्धार्थ कहते हैं कोसाइन रूल तो ट्रिग्नोमेट्री में है। ठीक है दोस्त, नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ देंगे भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री में होता है, ये बोलते हुए छोड़ देंगे, आप मत करना। ठीक है, जिस दिन सिद्धार्थ कोसाइन रूल की क्लास आएगी मैं आपको बता दूंगा कि बेटा आज हम कोसाइन रूल पढ़ेंगे, उस दिन आप क्लास को छोड़ देना, बोल देना ये तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, मैं तो नहीं करता। नहीं, इसमें नहीं पढ़ता भी, अगले की मर्जी, अगले को हर सवाल पे दिक्कत होती है, अगले को हर बात पे समस्या होती है कि इसमें आपने ये कैसे कर दिया, इसमें आपने वो कैसे कर दिया। 24 नंबर क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, 25 नंबर सवाल भी आपने कल कर लिया था। प्यारे बच्चों, 25 नंबर तक की बात में किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन? हाँ मनीष भैया, ये पूरा करवाने के बाद तुम्हें करवाएंगे, अगला काम भी करवाएंगे। 22 नंबर रिपीट कर दो, कहे कर दो नीरज 22 नंबर रिपीट। तुम क्लास में जब करवाया था तब सो रहे थे क्या? ये तो पैरामीटर तुम्हें कल बेटा मैंने एग्जांपल ले लेके ज्ञात करना बताया था, एक बार नहीं 2-3 बार बताया था बेटा। पैरामीटर ज्ञात करने के मैंने आपको एक नहीं 2-3 अलग अलग बार काउंट करके बताया था, तो कहे तुम नहीं समझ पाए। आपको यह बताया था कि इसमें x का मान जो बनेगा वो 39 से छोटा बनेगा और 11 से बड़ा बनेगा। तो x एक्चुअल में क्या बनेगा? x एक्चुअल में बनेगा 12, 13, 14, 15 ऐसे कर करके 38 तक जा सकता है। टोटल 27 वैल्यू पॉसिबल है, x की टोटल 27 वैल्यू पॉसिबल है। तो इन सबका पैरामीटर ज्ञात करना है। अरे सबको जोड़ूंगा 14, 15, 39, 27 बार तो 39 आना ही आना है, प्लस तुम्हें करना पड़ेगा ये 12, 13 कर करके 38 तक तुम्हें और करना पड़ेगा। तो 39 गुणा 27 तो अपने पास लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा n/2, 27/2, a प्लस l मतलब कि 50। तो ये 25 बार कट गया 27, अरे ये 27 है, 29 नहीं है, 27 इनमें से कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 39 प्लस 25, ये हो गया 64। तो ये 12 का क्यूब 1728 उत्तर बन गया। कल हमने क्लास में किया था ये कंसेप्ट। अरे इस बैच में नहीं करवाया बेटा, किसी और बैच में कौन करवाया? वाह भाई, परम कह रहे न्यून कोण में और अधिक कोण में कंफ्यूज हो। कहे कंफ्यूज हो यार? न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा होता है, अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से बड़ा होता है। पहली क्लास से क्यों नहीं पढ़ते हो बेटा? पहली क्लास से क्यों नहीं पढ़ते हो? पहली क्लास से पढ़ोगे तो कहानी समझ में आएगी। अरे न्यून नहीं, इसने न्यून लिखा है, न्यून। त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 6 के अनुपात में है। त्रिभुज कौन सा है आप ये बता दो। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जोड़ो और 6 के स्क्वायर से कंपेयर करो। 9 और 16 ये हो गया 36। बेटा 25 के कंपैरेटिवली 36 ज्यादा है, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अरे इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। एक्यूट काहे कह रहे हो भैया? अरे एक्यूट काहे कह रहे हो? नालायक हो रहे हो क्या? क्या तुमको मैंने बताया नहीं था? इतना काहे बेटा, इतना काहे मतलब तंग हो रहे हो यार कि मतलब समझ में नहीं आ रहा सर हमारे तो। अरे कितनी बार तुमको लिख लिख कर बताया था, कितनी बार तुम्हें लिख लिख कर बताया था। कह रहे 3 और 4, अरे ये एंगल का रेशो थोड़ी है। अरे राधिका ये एंगल का रेशो थोड़ी है। 2 बार काउंट करके बताया था कि एंगल की बात आए तो अलग सोचना, साइड की बात आए तो अलग सोचना। एंगल पे अलग कहानी काम करती है, साइड पे अलग कहानी काम करती है। ये साइड का रेशो दिया हुआ है, एंगल का थोड़ी दिया हुआ है यार। वर्मा जी की बात देखकर मेरे को एक बात पे लग रहा है कि उम्र भर गालिब मैं यही भूल करता रहा। विनीता बेटा जो एक बार चल रहा है ये पढ़ लो बेटा, तुम्हें हर बात में समस्या रहती है बेटा। अभी जो चल रहा है इसको पढ़ लो एक बार। अब मैं ये क्लास बीच में छोड़कर बंद करके पहले उसके लिंक ढूंढूं बेटा, प्रोवाइड करवाऊं, ये संभव नहीं है बेटा। एक बार एक ही कमेंट को बार बार मत करो प्लीज, एक बार जो बता रहा हूं इसको पढ़ लो। देखो इन्होंने जो आपको साइड का रेशो दिया है ना, साइड का रेशो ये जानबूझकर इस प्रकार का दे दिया कि आपसे अर्थमेटिक भी पूछ ली। 4 एकम 4 और एक 5/4, 4 तिया 12 और एक 13/4। सारे नंबर को 4 से गुणा कर लीजिए, 4 तिया 12, ये 5 और ये 13। भुजाओं का रेशो ये आ चुका है बेटा, भुजाओं का रेशो ये आ गया। तो आप ये देखना कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी 2 भुजाओं के कंपैरेटिवली क्या बन रहा है, 144 और 25 169, ये बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है,
ये वाला ट्रायंगल बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है। आप भुजाओं की साइज देखते ही बता दीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और वैसे भी बच्चे ये 12 5 13 को देखकर क्या आपके मन में ट्रिपलेट की बात आ गई थी? ये चेक किए बिना भी आप कह सकते हो। ये ट्रिपलेट की बात जानते हैं ना बेटा, कुछ एक ट्रिपलेट होते हैं, इन ट्रिपलेट को देखकर भी इन बातों को आप वेरीफाई कर सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। 12 15 और 10, देखिए सबसे बड़ी भुजा को कंपेयर करना है आपको, 15 का कंपैरिजन करना है 12 और 10 से, हमेशा ये कंपैरिजन करना है। 225 144 100, ये 225 ये 244 है, ये छोटा रह गया, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों से छोटा है, तो ये एक्यूट एंगल होगा बेटा, न्यून कोण होगा। न्यून कोण की परिभाषा क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, कल की क्लास में आपको चिल्ला चिल्ला कर बताई गई थी। एक त्रिभुज की भुजाएं 4 5 6 के अनुपात में है। अरे 4 5 6 का अनुपात समझते हो, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, ये हो गया 16 और ये हो गया 25, ये बन गया 36, ये 41 और ये 36 बेटा, ये छोटा रह गया, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है, खत्म। इतनी प्रैक्टिस आपके साथ साथ में करवा दी जाएगी, तुम्हें कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएंगे, चिंता कभी तुम्हें किसी बात पे करनी नहीं है दोस्त। अच्छा बच्चों, अब बात आती है जी, कई बार ना हमें एक ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना होता है। ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना होता है बेटा, ये एक हीरो का फॉर्मूला होता है। आपने ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने में अच्छे से इसे समझा होगा, अच्छे से इसे पढ़ा होगा, बचपन में हमने इस प्रकार के खूब सवाल करे होंगे। बेटा ये जो हीरो का फॉर्मूला है ना, ये हर एक सवाल में हर एक ट्रायंगल पर एप्लीकेबल है, लेकिन किस ट्रायंगल में लगाया जाता है? जिस ट्रायंगल में आपको तीनों भुजाओं का मेजरमेंट पता हो। जैसे ए बी सी 3 कोण है, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी। अगर तुम्हें तीनों भुजाओं का, अगर तुम्हें तीनों साइड का मेजरमेंट पता है, तो एरिया होता है बेटा, एरिया यानी क्षेत्रफल। इसके लिए आप ये हीरो का फॉर्मूला लगाते हैं, रूट के अंदर s गुणा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। यहां s क्या है? देखो बेटा, सबसे बढ़िया बात एक होता है परिमाप। परिमाप को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं का अगर मैं सम कर दूं a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब होता है बेटा पेरीमीटर। एक होता है सेमी पेरीमीटर, इसका मतलब यहां सेमी पेरीमीटर से ही है। सेमी पेरीमीटर होता है बच्चे पेरीमीटर का हाफ, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ये एक हीरो का फॉर्मूला सब बच्चों को आता भी होगा, सब बच्चे इस बात को नोट भी करना कि पेरीमीटर अगर कभी हो तो इसे बोलते हैं हिंदी में अर्ध परिमाप, परिमाप का हाफ। एक तो बच्चे देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, एक तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि पेरीमीटर कभी ज्ञात करना हो ये a प्लस बी प्लस सी करते हैं। सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला सबको आता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक फॉर्मूला आपके लिए और भी है, एक कहानी बेटा आपके लिए और भी है, ये भी आपने बहुत बार पढ़ी होगी। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बटा बेस गुणा हाइट। ये भी एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है किसी भी ट्रायंगल में एरिया ज्ञात करने का। किसी भी ट्रायंगल में एरिया राइट एंगल का नहीं है, आरडीएक्स ये राइट एंगल ट्रायंगल का नहीं है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, दोनों में आपको ये बातें पता लगनी चाहिए, दोनों में ये बातें आनी चाहिए। फर्क कोई नहीं है भाई, दोनों का मान सेम आता है, लेकिन फर्क केवल इतना सा है कि उस वाले तरीके में आपको तीनों भुजाओं का मान आना चाहिए। जैसे जैसे आप मेरी बात समझो, अगर इसमें आपको तीनों भुजाओं का मैं एक माप देकर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की एग्जांपल की बात कर लेता हूं, 3 4 5, इसमें s कितना आएगा? तो आप कहना जी 3 5 8 4 12, 12 का आधा करेंगे 6। तो एरिया इसमें कितना आएगा? तो आप कहना 6 गुणा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये लिख देंगे। तो 6 गुणा 6 करेंगे, रूट लेंगे तो इसका एरिया आ गया 6। इसी सवाल पे अगर मैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई लगाऊंगा तब भी क्या आपका एरिया 6 ही आएगा? ये वाला फॉर्मूला उस केस में अपन यूज करते हैं जब हमें आधार और ऊंचाई पता हो, और वो फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमें तीनों साइड का मेजरमेंट पता हो, तीनों साइड का मेजरमेंट पता हो। बात क्लियर है? अच्छा, अब मेरे सामने एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझना। मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी। इस भुजा का नाम ए, इस भुजा का नाम बी और इस भुजा का नाम सी। कह सकते हैं
इस भुजा का नाम ए और इस भुजा का नाम बी, इस भुजा का नाम सी। अगर दोस्तों मैं आपको ट्रायंगल ए बी सी का एरिया पूछूं, हम एरिया को डिनोट करते हैं डेल्टा से, या एक ट्रायंगल से कह दो, डेल्टा से बनाते हैं एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया। इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। बेटा ऊंचाई का मतलब होता है परपेंडिकुलर बनाना है आपने, लंब बनाना है ये। अगर मैं ए साइड को बेस मान रहा हूं ना, अगर मैं ए साइड को बेस मान रहा हूं ना, तो ऊंचाई आप ये वाली मानना बेटा, इसे बोलते हैं हाइट। सामने के बिंदु से एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो परपेंडिकुलर बनाओगे, एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो परपेंडिकुलर बनाओगे बेटा, उसे हाइट कहा जाता है। और इस हाइट के बराबर का ये एरिया बनेगा। क्या आप थोड़ी बात को समझे? अच्छा, एक बार बच्चा कह रहा है गुरुजी मैं तो आधार को अगर बी मानता हूं, कोई बात नहीं, आप अगर बी को बेस मानते हैं ना, तो आप सामने के पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाइएगा। मान लीजिए ये हाइट h2 आ गई, तो इस बार जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल का एरिया बनेगा, मैं इसे 1/2 गुना बी गुना h2 भी कह सकता हूं। हाइट है बेटा, हाइट मतलब सामने के बिंदु से परपेंडिकुलर बनाना है, लंबवत दूरी होती है हमेशा, परपेंडिकुलर बना के चेक करते हैं, ये दोनों मान बराबर आएंगे। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा के मन में बात और आई, कह रहा सर मैं तो सी को बेस मानता हूं, मैं तो सी को बेस मानता हूं, h3 को अगर मैं इसको बेस मान लूं, सी को बेस मान लूं, तो इसकी हाइट आ जाएगी h3, इसके संगत ऊंचाई आ जाएगी h3। तो ये जो एरिया होगा, मैं इसको 1/2 गुना सी गुना h3 भी कह सकता हूं। एरिया आप किसी भी प्रकार से ज्ञात कर लीजिए, हमेशा आपका एरिया सेम आएगा। तो सर अगर ये तीनों चीजें एरिया को डिनोट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये तीनों मान आपस में बराबर आएंगे। 1/2 गुना h1 बराबर 1/2 गुना b गुना h2 बराबर 1/2 गुना c गुना h3। क्या ये ट्रायंगल एबीसी के एरिया के बराबर आएगा क्या? अरे बोलते जाओ भाई। AH1 बराबर आएगा BH2 बराबर आएगा CH3। ये हो गया 2 गुना ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल एबीसी का मतलब मैं ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल एबीसी का मतलब मैं ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा हूं। दोस्तों बात कीजिए रेशो की, बात कीजिए परसेंटेज की। आपने एक नियम पढ़ा होगा जीवन में कभी, अगर a गुना b कांस्टेंट है, तो a का रेशो अगर 2 से 3 होता है, तो b का रेशो बताओ 3 से 2 होगा क्या? अगर बेटा a और b कांस्टेंट है, a और b का गुणा कांस्टेंट है, तो रेशो हमेशा इनका एक दूसरे के अपोजिट होता है। हाँ, बहुत बढ़िया बात। सुनो, अब ट्रायंगल का एरिया तो कांस्टेंट है, मैंने ये केस लिया, ये केस लिया, ये केस लिया, तीनों में ट्रायंगल का एरिया तो कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ए बी और सी का जो रेशो आएगा वो 1/h1 1/h2 या 1/h3 के बराबर आएगा। ये बात तुम्हें काहे बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। h1 h2 h3 का रेशो जो आएगा 1/a 1/b और 1/c के इक्वल आ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई तो कमेंट में लिख दीजिए यस। फिर मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात है। ए बी सी भुजाओं का रेशो ऊंचाई के रेशो का व्युत्क्रम होता है, ऊंचाई के रेशो का उल्टा होता है। इस बात को अपने लॉजिकल साबित किया है कि क्यों होता है, सिर्फ बताया नहीं कि होता है याद कर लेना रट लेना, नहीं भैया होता है। कारण क्या है? कारण बताया कि भाई इस कारण से होता है ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए। अच्छा, अब ये बात मैं तुम्हें कहे बता रहा था, ये इस बात का कंक्लूजन है जो मैंने आपको अभी अभी एक कहानी सुनाई प्यारी सी, ये उस कहानी का कंक्लूजन है, ये उस कहानी का निष्कर्ष है। हाइट और साइड के बीच में रिलेशन आप लोग समझ गए। कई बार एग्जामिनर क्या करता है बच्चों, आपको ये जो एच है ना, एच बेटा, एच को आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, एच को आप एल्टीट्यूड भी कह सकते हो, एच को आप हाइट भी कह सकते हो, कुछ भी कह दो एक ही बात है। त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब 3 4 5 में है, तो त्रिभुज क्या होगा बच्चे, बिना सोचे समझे देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं, एकदम गलत बात बच्चे। ये जल्दबाजी में पेपर में भी सुपरनोवा जैसे लोग होते हैं, जो लकी जैसे लोग होते हैं कि 3 4 5 देखे राइट एंगल कर जाते हैं। अगर दोस्तों इसका सवाल राइट एंगल ही होता तो मैं तुम्हें इतनी कहानी क्यों सुना बेटा, ये इतने मंत्र, इतनी कहानी, इतनी बातें तुम्हें क्यों गीत गाता? ये इनके एल्टीट्यूड का रेशो है,
एल्टीट्यूड का रेशो है, साइड का नहीं है। तो पहले तो आप इनकी साइड का रेशो बनाओगे। साइड का रेशो क्या बनेगा? 1/3, 1/4, 1/5। ये बात मजे की। सर इसको आसान करने के लिए क्यों ना 60 से गुणा कर लिया जाए। 20, 15, 12, ये इनकी भुजाओं का रेशो आया है। अब अपना नियम लगाइएगा दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों से कंपेयर कर लीजिए। इनका जोड़ बन गया 369। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से ज्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं दोस्त कि आज के बाद तुम्हें किसी भी ट्रायंगल में एंगल का रेशो दे दिया जाए तो भी चेक कर पाओगे, साइड का रेशो दे दिया जाए तो भी कर पाओगे, अगर तुम्हें उनकी हाइट का रेशो दे दिया जाए तो भी कर पाओगे। ये तीनों बातें चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री बहुत टफ नहीं है बेटा, ज्योमेट्री को समझना पड़ता है, ज्योमेट्री आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने कल तुम्हें ट्रायंगल बनाने के कुछ सवाल बताए थे। मैंने तुमको बेटा ट्रायंगल बनाने के कुछ सवाल बताए थे, तो आ जाओ आज हम उन और सवालों को आगे पढ़ते हैं, थोड़ा एक्सट्रीम लेवल की बात करते हैं। मैंने प्री के सवाल भी लिए हैं और मेंस के लिए भी लिए हैं। बच्चों मैं कोई आपको अलग से प्री का बैच और अलग से मेंस का बैच नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कंप्लीट बात बता रहा हूं, चाहे प्री में काम आए चाहे मेंस में काम आए, मेंस कराइए। ठीक है सिद्धार्थ, बाकी सब छोड़ दूंगा, केवल मेंस कराऊंगा। सिद्धार्थ मैं आज दोपहर में खाना खा लूं क्या? सिद्धार्थ आज दोपहर में खाना खाऊं कि नहीं खाऊं भाई, बता देना एक बार। पूछना पड़ता ना भाई से यार, कल को भाई कह दे कि नहीं खाना था आपने और मैं खाऊं, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इनमें से बताओ बेटा कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा? तो हमें पेपर में साबित थोड़ी करना है, हमें पेपर में साबित थोड़ी करना है बेटा, हमें पेपर में साबित। अच्छा ये कह रहा है, माफ कीजिएगा बेटा, इसमें उल्टा पूछा यार, हिंदी में मिसप्रिंट है। समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता, नॉट बोला ना, नॉट। किसको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कहा जा सकता? तो 5, 7 वाले को हम नहीं कह सकते बेटा, और बाकी 3 में साबित थोड़ी करोगे घर बैठ बैठ के ऐसे कि सर 5 का स्क्वायर फिर 12 का स्क्वायर फिर ये 169 बराबर हो रहा है, सर ये राइट एंगल है। नहीं, आपको ट्रिपलेट आने चाहिए, आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए बेटा। ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास में भी काम बताए थे मैंने आपको, और आज भी बता रहा हूं बेटा, ट्रिपलेट याद कर लेना। 3, 4, 5, 6, 8, 10 कह सकते हो, 12, 5, 13, 15, 8, 17, 24, 7, 25, 24, 10, 26, 40, 9, 41, 60, 11, 61, ये तो होते हैं बेसिक वाले जिनका एग्जाम में आजकल यूज करते हैं। एक एक बात को आपको क्रिएट करना चाहिए, एक एक बात को आपको तरीके में बनाना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल पेपर में थोड़े से एडवांस भी यूज कर रहा है। 3, 4, 5, 24, 7, 25, 20, 21, 29 मैंने बताया था, 5, 12, 13, 15, 8, 17, 40, 9, 41, 24, 10, 26, 60, 11, 61, 12, 35, 37, 28, 45, 53 है। ये कुछ एडवांस वाले बेटा, इनको भी नोट कर लेना, इन पर भी जानकारी आप लोग समझ लेना, ये बातें भी आपके काम आनी चाहिए। इनको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। सर ये ट्रिपलेट बनाने का तरीका बता दीजिए, एक दोस्त को बताना था। दोस्त को बोलो कि याद कर ले भाई, दोस्त को बोलो कि याद कर ले। और आप ना ऐसे कदम कदम पे इम्तिहान मत लिया करो मास्टर के। तुम ये सोच रहे हो कि मास्टर को बनाने आते हैं कि नहीं आते, चेक तो करें एक बार। मास्टर को आते हैं, पर वो तरीका तुम्हारे पेपर में काम नहीं आएगा। जैसे 3, 4, 5 है ना, सबसे छोटा अंक पकड़ा करो 3, 3 का तुम स्क्वायर करो, ये बनेगा 9, 9 के 2 ऐसे टुकड़े करो जिनमें 1 का डिफरेंस हो, तो 4 और 5 बनेगा। ये बन गया ट्रिपलेट 3, 4, 5 वाला। जैसे ये 5 है, 5, ये 5 का तुमने स्क्वायर करा, ये बन गया 25, 25 के 2 टुकड़े करो जिनमें 1 का अंतर हो, 12 और 13, तो 12, 5, 13 का ट्रिपलेट हो गया। 12, 5, 13 का ट्रिपलेट हो गया। ये बात आपको चेक करनी आनी चाहिए, लेकिन ये पेपर में काम थोड़ी आएगी कि तुम बना बना के ऐसे साबित करो। ये केवल ऑड नंबर में काम आता है। हाँ, इवन नंबर में अलग कहानी आती है। 8 का स्क्वायर करना, ये बनेगा 64, इसका आधा करना 32,
दो ऐसे नंबर बताओ जिनमें 2 का डिफरेंस हो, तो 2 का डिफरेंस आता है 15 में, 17 में जोड़ आता है 32 है, ये 15 8 17 का ट्रिपलेट हो गया। पर चिंता मत करो, पेपर में काम नहीं आएगा, आपको याद करना जरूरी है। किसी त्रिभुज की भुजा एक्स स्क्वायर, यही तो भैया, मैथ तो सारे सेम ही पढ़ाएंगे, मैथ तो सारे सेम पढ़ाएंगे, उनका कोई अलग थोड़ी आएगा। चाहे गगन सर पढ़ाएं, चाहे राकेश सर पढ़ाएं, चाहे अभिनय सर पढ़ाएं, सबके 2 और 2 4 ही होंगे बेटा। सबके ट्रायंगल के अंदर के कोणों का योग 180 होगा। हर एक मास्टर जो भी बताएगा, सबका ट्रायंगल एक जैसा ही बनेगा बेटा। मास्टर जी का फोन आ गया। नमस्कार सर। या अमन सर जी, इंग्लिश वाले का फोन आया। बताओ बेटा, ये जो ट्रायंगल है, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है? एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं आपको मैंने बता दी है। देखो, ये एक ट्रिपलेट की बात है, फिक्स थ्योरम होती है, इसको याद रखना। ये ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास जिन बच्चों ने पढ़ी है, शायद उनको याद भी होगा कि अगर कभी एक साइड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक 2xy और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान लिया जाए, तो ये एक पूरे पूरे सिस्टम में, पूरी पूरी कहानी में राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करता है। ये फिक्स होता है। क्यों होता है? प्रूव करने की नीड नहीं है बेटा, आप लोग जानते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा, 2xy का होल स्क्वायर करूंगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर ही आएगा। अब चेक कर लेना, इसमें y की जगह मैं अगर 1 लिख दूंगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये 2x हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का डायरेक्ट थ्योरम है, इसमें पैनिक नहीं है, इसमें चिंता नहीं है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब दोस्तों, 32 नंबर सवालों के बाद में सवालों का थोड़ा दौर बढ़िया स्टार्ट हो गया। अब ट्रायंगल के थोड़े अच्छे अच्छे सवाल शुरू हो गए। अब इनको ध्यान से समझना, अब इनको ध्यान से समझना, अब इनमें किसी प्रकार की गलती मत करना, एक एक बात को अंडरस्टैंड करना। अक्षय जी ने सवाल कर लिया, उनका उत्तर आ गया है 21। अक्षय बेटा, इस 15 अगस्त पे आपको इनाम दिलाएंगे, पक्की बात। मैं बात कर लेता हूं बेटा, आज ही 15 अगस्त पे आपका इनाम पक्का। लेकिन ध्यान रखना अक्षय, अगर 15 उत्तर नहीं, अगर इसका 21 उत्तर नहीं आया सवाल का, फिर तुम्हारी बात। आज तो बेटा कहानी गड़बड़ हो गई। 21 आंसर बन गया तो मैं अक्षय को एक आईफोन दिलाऊंगा, और अगर नहीं बना तो अक्षय मुझे दिलाएगा एक आईफोन 14 प्रो मैक्स, 1,40,000 रुपए का आएगा। ठीक, अपने पास 13 तो है, 14 आप दिलाओगे। अब की बार सुनो बेटा, अब की बार इन्होंने एक विशेष काम कर दिया। विशेष काम कर दिया, क्या है? मेरे को ट्रायंगल तो बनाना है, लेकिन ट्रायंगल में भी मैंने कुछ कंडीशन बता दी। देखो, अब तक सवालों में मैं कह रहा था भी ट्रायंगल बन जाए, कैसा भी बन जाए। जैसे तुम लोग नहीं सोचते आज, नौकरी लग जाए कैसी भी लग जाए, नौकरी लग जाए कैसी भी लग जाए, बस नौकरी लग जाए एक बार। फोकस केवल नौकरी लगने पर था, लेकिन कल को मान लो आपकी नौकरी लग जाती है, नौकरी तब कहोगे अरे इनकम टैक्स में हो तो मजा आएगा सर, एक्साइज में हो तो मजा आएगा, टैक्स असिस्टेंट में मजा नहीं आ रहा सर, इनकम टैक्स की नौकरी चाहिए। चलो, ईश्वर ने सुन ली, इनकम टैक्स की नौकरी लग गई, इंस्पेक्टर लग गए, लेकिन पोस्टिंग चेन्नई में आ गई। तो कह रहा सर मजा नहीं आ रहा सर, चेन्नई में नहीं चाहिए ना सर, अपनी होम स्टेट में चाहिए, होम स्टेट में आए तो मजा आए सर, इसका मजा नहीं आ रहा, इसका मजा नहीं आ रहा। मतलब पल पल ख्वाहिशें बढ़ती रहती है। पहले हमने सवाल किए थे, उनमें हम लोगों ने केवल और केवल ट्रायंगल बनाने की बात करी थी। अब दोस्तों मैं आपको यह कह रहा हूं, एक न्यून कोण बनना चाहिए। विषम बाहु का मतलब है तीनों साइड अलग अलग आनी चाहिए, कि भुजाएं 14, 22 और x है। x एक पूर्णांक है, जबकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है। एक बात बताओ, x का जो मान है ये लॉजिकल 8 से बड़ा और 36 से छोटा आना चाहिए क्या? वैसे आपने कहा सर x की वैल्यू ना या तो आएगी 9 या आएगी 10 या आएगी 11, ऐसे करते करते 35 तक आनी चाहिए, ऐसे करते करते 35 तक आनी चाहिए। क्या बात सही? लेकिन तुमको सवाल में बोल रखा है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है,
सबसे बड़ी भुजा 22 है, तो x का बेटा मैक्सिमम मान जो होगा वो 35 नहीं, x का मैक्सिमम मान आपको 21 तक की लेना है बस। x का मैक्सिमम मान आपको 35 जाना ही नहीं है बेटा, x का मैक्सिमम मान आपको 21 ही लेना है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी भुजा तो 22 है, सबसे बड़ी भुजा 22 है। तुमने x को अगर 23 ले लिया फिर तो सवाल की केमिस्ट्री खराब हो गई, सवाल का कंसेप्ट ही गलत हो गया। क्या मुझे बताओ x का मैक्सिमम मान तुम 21 ले सकते हो ना? एक बच्चे ने कहा गुरुजी 22 मान ले तो क्या हो जाएगा? बेटा ये विषम बाहु है, विषम बाहु, ये स्केलेन ट्रायंगल है, तीनों साइड अलग अलग है, दो साइड सेम मैं कर नहीं सकता, तो x को मैं 21 मानूंगा मैक्सिमम है। क्या तुम्हें ये समझ में आ गया क्या कि x का जो मैक्सिमम मान ले सकता हूं वो 21 ले सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। अच्छा अब बताओ x का मिनिमम मान क्या लो? सुनो बेटा, मुझे एक बात और भी बोली गई है भाई साहब, ये एक्यूट ट्रायंगल है, ये एक्यूट ट्रायंगल है। प्रभु भैया शांति कर, सुकून रख बेटा, सुकून। अक्षय बेटा रुको एक बार, मेरे को एक्यूट एंगल पता है। एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है बेटा कि एक तो 14 का स्क्वायर, एक x का स्क्वायर जोड़ूंगा तो ये 22 के स्क्वायर से छोटा बनना चाहिए, मतलब सॉरी 22 के स्क्वायर से बड़ा बनना चाहिए, 22 इनसे छोटा होना चाहिए। मेरी बात को समझो, एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा अन्य दो भुजाओं के योग के वो स्क्वायर से छोटी होनी चाहिए, ऐसा होता है दोस्तों। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, मतलब ये बड़ा होगा 484 माइनस 196, एक्स स्क्वायर शुड बी 14 में से 6 गए 8, 17 में से 9 गए 8, 288। बेटा एक्स स्क्वायर जो आएगा वो 288 से बड़ा होना चाहिए। आपको एक्स की वैल्यू मिनिमम कम से कम 17 तो लेनी पड़ेगी ना बेटा, एक्स की वैल्यू 17 तो कम से कम लेनी पड़ेगी। अरे 16 पॉइंट कैसे लेंगे? एक्स एक पूर्णांक है, तुम्हें ये इंटीजर समझ में नहीं आ रहा? ये इंटीजर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? एक्स का कम से कम मान मुझे 17 ही लेना पड़ेगा, अधिक से अधिक मान मैं 21 ले सकता हूं। लेकिन दोस्तों मेरे को आपने मान नहीं पूछा, आपने कहा एक्स के मिनिमम और मैक्सिमम मान का एवरेज बताइए। 17 और 21 का जोड़ बनता है 38, 38 का आधा करेंगे 19, 19 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। अक्षय भैया एड्रेस भेज दूं अपना? अक्षय भैया एड्रेस भेज दूं क्या? नहीं दोस्त, तुमसे आईफोन नहीं लेंगे, सिर्फ मैं आपको बता रहा था। एक बार मुझे बताओ, देखो इस सवाल में पता है क्या बेटा खास बात है, इसमें कंडीशंस आ गई। कंडीशंस मतलब मैं नॉर्मली आपसे ट्रायंगल बनाने की बात नहीं कह रहा, मैं ट्रायंगल जो बनाना चाहता हूं वो एक्यूट भी होना चाहिए, वो विषम बाहु भी होना चाहिए। तो सारी जानकारियां वो आपको मैनेज करनी आनी चाहिए। एग्जामिनर तुम्हें घुमाएगा तभी तो सवाल बनेगा। ये 2018 के मेंस के पेपर का सवाल है, क्या तुम्हें समझ में आया क्या? अभी देखते जाओ, इस प्रकार के 5-7 सवाल आएंगे बेटा, इस प्रकार के 5-7 सवाल आएंगे, इस प्रकार के 5-7 सवाल बनेंगे, तब धीमे धीमे कहानी क्लियर होगी। एकदम से तो इंस्पेक्टर बनते नहीं है। अच्छा एक बार के लिए प्लीज आपसे निवेदन है, कुछ आंसर मत देना, मेरी बात को समझ लेना। कई बालक नहीं समझ पा रहे, उनके लिए रिपीट कर रहा हूं, तो आंसर मत देना। अक्षय आईफोन तुम्हारा लग जाएगा इस बार। 15, 17 एक्स है, एक्स एक पूर्णांक है, तो कितने त्रिभुज संभव है? बेटा क्या बताओ, इसमें तुम्हें एक्यूट एंगल मांगा है क्या? इसने एक्यूट एंगल की बात करिए ना, एक्यूट एंगल बोला है भैया, एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण। कितने ट्रायंगल संभव है इस प्रकार के? देखिए बच्चों ने कहा सर एक्स का जो मान आएगा ना वो 32 से छोटा और 2 से बड़ा आएगा। सर एक्स के तो इतने सारे मान संभव है, सर एक्स के तो इतने सारे मान संभव है, 31 मान संभव है। नहीं इतने नहीं बनाने बेटा, मुझे एक्यूट एंगल बनाना है, मुझे एक्यूट एंगल बनाना है। तो ये वाली बात तो आपको पता है, लेकिन इसके साथ साथ में तुम्हें एक्यूट एंगल की डेफिनेशन लगानी है। अब प्रॉब्लम इस सवाल में एक और आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? सबसे बड़ी भुजा 17 भी हो सकती है, सबसे बड़ी भुजा x भी हो सकती है। मुझे तो पता नहीं ना क्या बनेगी बेटा, बताओ भाई। सबसे बड़ी भुजा पता थोड़ी है, इसमें तो कहा गया था सबसे बड़ी भुजा 22 है, हमें दिक्कत ही नहीं हुई। लेकिन इसमें हमें पता नहीं है। हाँ 15 तो मुझे पता है सबसे बड़ी भुजा नहीं है, 15 दिख रहा है, 17 दिख रहा है, 17 तो मतलब बड़ी भुजा हो सकती है और या x हो सकती है। तो बेटा दो केस बनेंगे,
मैं पहला केस मान रहा हूं, व्हेन 17 इज मैक्सिमम। तो मुझे एक बात बताइए, 15 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर जो बनेगा, क्या इनका जोड़ 17 के स्क्वायर से छोटा बनेगा क्या? एक्यूट एंगल की ये शर्त है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की ये कंडीशन है। एक्स स्क्वायर जो बनेगा वो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बनेगा। अरे बात समझ में आनी चाहिए, रटना मत भैया, ज्योमेट्री पढ़ रहे हो। जो बच्चे ईमानदारी से बातें करेंगे उनको ही कहानी समझ में आएगी। एक्स स्क्वायर जो बनेगा वो 64 से बड़ा बनेगा। एक कंडीशन तो मेरे को ये पता लग गई, एक्स स्क्वायर अगर 64 से बड़ा है तो एक्स की वैल्यू कम से कम 9 तो तुमको लेनी पड़ेगी दोस्त, 8 नहीं 9। अरे शैलनी बेटा, बराबर थोड़ी करना है, बराबर थोड़ी करना है। एक्स स्क्वायर को 64 से बड़ा दिखाना है, तो बड़ा तो बेटा तभी आएगा जब एक्स कम से कम 9 आए। अच्छा, दूसरी कहानी, हो सकता है एक्स सबसे बड़ी भुजाओ, एक्स मैक्सिमम वाली भुजाओ, ये भी तो हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, 15 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर मिलाकर ये एक्स के स्क्वायर से बड़े बनने चाहिए। 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, एक्स स्क्वायर से बड़े बनने चाहिए। 9 5 14 का एक आंसिल 3, 3 8 11 का मतलब एक आंसिल 514, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बेटा एक्स को बता दो, एक्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या मान सकते हो, 22। क्योंकि अगर तुमने एक्स को 23 मान लिया, अगर तुमने एक्स को 23 मान लिया तो भैया फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें एक्स की वैल्यू कम से कम 9 लेनी है और मैक्सिमम से मैक्सिमम 22 लेनी है। तब उस कंडीशन में, तब उस सिनेरियो में हमारा एक्यूट एंगल बनेगा। तो प्यारे बच्चों मुझे बता दो कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। तो आप कहना गुरुजी एक्स की वैल्यू 9 से लेकर 22 तक पॉसिबल है, 9 से लेकर 22 तक पॉसिबल है, तो 14 ट्रायंगल बन सकते हैं, 14 ट्रायंगल बन सकते हैं ऐसे। ये समझ में आया तो मुझे बताओ, ये समझ में आया तो मुझे बताओ। दो कंडीशन बन रही हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए बेटा, क्योंकि मुझे पता नहीं लार्जेस्ट साइड कौन सी है, इसलिए। देखो अगर मैं तुमको इस सवाल में ये कहता, बच्चे मेरी बात को समझना, अगर मैं तुम्हें ये कहता कि कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, नॉर्मली ट्रायंगल की बात करता ना, तो नॉर्मली ट्रायंगल तो बन सकते हैं 31। 31 में से एक्यूट एंगल कितने बनेंगे, एक्यूट, तो एक्यूट एंगल केवल 14 बनेंगे, एक्यूट एंगल केवल 14 बनेंगे। 14 वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए, फिल्ट्रेशन करना आना चाहिए सवाल में, कब एक्यूट एंगल बनता है, कब राइट एंगल बनता है। हाँ नॉर्मल तो 29 बनेंगे ना बेटा, मैंने क्या बोला, नॉर्मल तो 29 बनेंगे, 31 बोल दिए। ऐसे ही कई बार बहक जाते हैं, तुम घबराया मत करो। इस सवाल में आपको कंडीशन दी गई है, कंडीशन पे गौर करना है बेटा। देखिए एक विशेष बात है बेटा, एक अधिक कोण त्रिभुज है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है, क्यू। क्यू जरूरी है, ऐसा नहीं है कि मर्जी से मान लोगे, बताया इसलिए क्यू ऑब्ट्यूज है। हाँ पी और आर जहां मन करे वहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पी और आर जहां आपको मन करे कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू 11 है, क्यू आर 15 है, इस लंबाई को एक बार एक्स मान लो, पी आर को एक्स मान लो। बेटा एक बात बताना, इसमें जो पी आर होगा, इसमें जो पी आर होगा, क्या ये सबसे बड़ी भुजा होगी, क्योंकि ये जरूरी है, ऑब्ट्यूज एंगल के सामने की ये भुजा सबसे बड़ी हुआ करती है। तो एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा, क्या वो 11 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर जोड़कर इनसे बड़ा बनेगा क्या? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनने की ये कंडीशन है। वर्मा फिर तू बोलेगा मेरे पास आवाज नहीं आती है बार बार। 121 प्लस 225 की तूफान कैसे आ गया एकदम से? एक्स स्क्वायर 346 से बड़ा बनेगा क्या? अरे बताओ रे भैया, एक्स स्क्वायर 346 से बड़ा बनेगा क्या? तो एक्स का जो मान है बच्चों, एक्स का जो मान है, एक्स की जो वैल्यू है ना, वो कम से कम आपको 19 तो लेनी पड़ेगी यार, कम से कम आपको 19 तो लेनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर का मान कम से कम 19 तो मानना पड़ेगा, 18 तक तो बात बन नहीं पाएगी, 19 आपको लेना पड़ेगा, बात खत्म।
अच्छा एक बात मुझे बताना बेटा, x का मैक्सिमम मान कितना बनेगा? x का मैक्सिमम मान कितना बनेगा? तो 11 और 15 होते हैं 26, 26 में से कम करो 25, मैक्सिमम मान बनेगा बेटा 25। 34 नंबर तक का सवाल क्लियर? अरे लास्ट 29 बेटा, 500 बार तो कम से कम बता दिया कि तीसरी भुजा जो आएगी वो इनके जोड़ से छोटी आएगी और डिफरेंस से बड़ी आएगी। तो 26 से छोटी बनेगी यानी 25 बन सकती है, 25 के पार तो जा नहीं पाएगी। एक ऑब्ट्यूज एंगल में अधिक कोण के सामने की भुजा के है। बेटा ये जो फर्स्ट वाली बात बोलता है, ये जो फर्स्ट वाली बात बोलता है, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल इज के, इसका मतलब के जो इसकी है वो लार्जेस्ट साइड है क्या? ये तुमको ये कहना चाहता है क्या कि ए के इसकी लार्जेस्ट साइड है? सवाल की भाषा को समझा करो, ज्योमेट्री टफ टॉपिक नहीं है, बस तुम्हें तरीके पता लगने चाहिए। आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या बेटा के का स्क्वायर जो बनेगा ये 12 का स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के योग से बड़ा बनेगा? बड़ा क्यों बनेगा? क्योंकि मैं अधिक कोण की बात कर रहा हूं, ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर रहा हूं, इसलिए के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 144 प्लस 289। के स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 9 4 13 का एक आंसिल, 5 8 13 का मतलब एक आंसिल 433 से बड़ा आएगा। दोस्तों 441 क्यों? अच्छा तो के का जो मिनिमम मान है बेटा, के का जो मिनिमम मान है वो आपको 21 लेना पड़ेगा क्या? अगर मैं पूछता कि के का मिनिमम मान क्या आएगा, तो के का मिनिमम मान तो 21 आएगा। कम से कम 21 लोगे तो ही ऑब्ट्यूज एंगल बन सकता है। और मैक्सिमम कितना लोगे बेटा? बताओ जरा, मैक्सिमम कितना लोगे? 28। के का मिनिमम मान 21 आएगा और के का मैक्सिमम मान कितना बनेगा? 28 बनेगा। तो बताइए कितने ट्रायंगल इस टाइप के पॉसिबल हो गए? अरे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो गए? तो आप कहना दोस्तों 8 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल सर, 8 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। इस प्रकार के 8 ट्रायंगल बन सकते हैं। 7 उत्तर देने वालों ऐसे गिन लेना, 21 22 23 24 25 26 27 28 ऐसे गिन लेना। 50 बार तुमको बताया इनके अंतर में एक जोड़ा जाता है, 7 का अंतर है, एक जोड़ोगे 8 ट्रायंगल बनते हैं। 35 नंबर तक की बात क्लियर? ज्योमेट्री की आज आपकी क्लास नंबर 4 चल रही है, लगभग 3 दूनी 6 और एक 7 घंटे आप लोग ज्योमेट्री पढ़ चुके हो। अच्छा इसमें देखो थोड़ा और कंसेप्ट दे दिया, थोड़ी और कहानी दे दी बेटा आपको। इसमें मैंने आपको यह कह दिया कि अधिक कोण त्रिभुज बनाना है। इस बार तुम्हें सबसे बड़ी भुजा 21 पता है, तो एक बात बताओ, वैसे तो बच्चे बच्चे को पता है कि x का जो मान बनेगा वो 30 से छोटा बनेगा गुरुजी, और x का सबसे छोटा मान बनेगा 12 से बड़ा बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी भुजा 21 है, तो भैया x का मान जो है ना वो एक्चुअल में 13 14 15 से लेकर 20 तक की संभव है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा तो 21 है, तो मुझे सबसे बड़ी भुजा 21 ही माननी है और कुछ मानना नहीं है। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, एक बात मुझे और बताओ, ये अधिक कोण है, इसका मतलब 21 का जो स्क्वायर बनेगा ये 9 के स्क्वायर और प्लस x के स्क्वायर से बड़ा बनेगा। 21 का स्क्वायर है 441 माइनस 81 और ये हो गया x स्क्वायर। 360 जो होगा वो x स्क्वायर से बड़ा होगा। x की मैक्सिमम वैल्यू आप ले पाओगे 18। अगर तुमने x को 19 लिख लिया, अगर तुमने x को 19 लिख लिया फिर तो आपके सवाल की गणित खराब हो जाएगी। तो x के मान क्या संभव है? 13 14 15 16 17 18, टोटल 6 वैल्यू पॉसिबल है। समझ में आया तो मुझे साथ साथ बताइएगा जरूर। सवालों की एक क्लास है, सवालों का एक लेवल है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रकार का सवाल है, बहुत शानदार प्रकार की चीज है। 2019 का
सीजीएल मेंस का पूछा हुआ सवाल, सिर्फ सिद्धार्थ के अलावा सिर्फ वही जानता है, 3 आंसर आएगा, दुनिया में और कोई नहीं जानता। ए बी सी पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब ये इंटीजर है, पूरे पूरे अंक है। अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ए बी का मान 4 है तो सी का मान कितना बनेगा? देखो दोस्तों, ये होते हैं सवाल एक्चुअल में कंसेप्चुअल, जिनमें तुम्हें बात समझ में आनी जरूरी है। ए बी सी क्या है दोस्तों? ए बी सी एक कोई नंबर है और ये अधिक कोण की भुजाएं हैं। अधिक कोण का मतलब सबसे बड़े भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग से भी बड़ा होगा। ओके, ए बी का मान दोस्तों 4 है, ए गुणा बी का मतलब कितना हो गया? 4। सी का मान अपने को ज्ञात करना है। देखो अभी भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुनो मेरी बात। 1 गुणा 4 लिखूंगा तो 4 बन सकता है ना बेटा? 1 गुणा 4 लिखूंगा तो 4 बन सकता है। इस केस में सी कितना आएगा बेटा? इस केस में सी का एक ही मान पॉसिबल है, 4। देखो इसमें ना सी का एक ही मान पॉसिबल है। आपने किया था ना, छोटी भुजा के डबल करके एक कम करना है। भाई आपको अगर बात कम समझ में आ रही है, आप ऐसे मान लो सी का मान जो आएगा वो 5 से छोटा और 3 से बड़ा बनेगा। सी का मान जो बनेगा इनके डिफरेंस से बड़ा, 3 से बड़ा, इनके जोड़ से छोटा 5 पर बनेगा। सी का एक ही मान संभव है 4, सी का एक ही मान संभव है 4। समझ में आया? लेकिन दोस्तों आप बताना, 1 4 4 अगर भुजाएं होती हैं तो क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल बनता है क्या? क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल बनता है क्या? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा नहीं बन रहा दोस्तों। इसका मतलब ये कंडीशन तो काम नहीं कर रही। ऑब्ट्यूज एंगल में ये वाली बात तो आपने कहा सर काम नहीं कर रही, ये वाली बात तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर मैं 2 गुणा 2 4 कर लूं तो सी का जो मान आएगा वो 4 से छोटा और 0 से बड़ा आएगा। 4 से छोटा और 0 से बड़ा आएगा, यानी सी के 3 मान संभव है, 1 2 3। यानी दोस्तों आपने जो ट्रायंगल बनाया या तो ट्रायंगल बनेगा 2 2 1, या ट्रायंगल बनेगा 2 2 2, और या ट्रायंगल बनेगा 2 2 3। ये बात है, ये मान ए का है, ये मान बी का है और ये मान सी का है। अगर दोस्तों मैं फर्स्ट वाली कहानी पे जाता हूं, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा नहीं बन रहा, ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बनेगा। तीनों भुजाएं बराबर है तो ये बेटा एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज नहीं बनेगा। लेकिन ये वाली कहानी पॉसिबल है। देखिए सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा बन रहा है, तो ये वाली कंडीशन है ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन को फुलफिल कर देगी। तो सी का मान सवाल में 3 आएगा दोस्तों। 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन। मतलब ये सवाल छोटा सा है, अगर आप सवाल की लैंग्वेज पे जाते हो तो एबीसी पूर्णांक है, अधिक कोण की भुजाएं हैं, ए बी 4 है तो सी कितना होगा, तो व्यक्ति तुक्के मार के क्या करेगा। पर नहीं, जिस बच्चे को कंसेप्ट पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल कब बनाया जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल का क्या मतलब होता है, केवल वही बच्चा सवाल कर सकता है। बच्चे ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। क्लास को 2 2 बार रिपीट करेंगे तो बात बनेगी। हाँ, एक ही पॉसिबिलिटी है बेटा, इसके अलावा कोई और ऑब्ट्यूज एंगल बन ही नहीं सकता बेटा। शीतल, एक ही संभावना है, 2 2 3 के अलावा कोई और ऑब्ट्यूज एंगल बनने की चांस ही नहीं है, संभावना भी नहीं है। अरे कुछ भी पूछ ले, क्या फर्क पड़ता है? 3 आंसर कैसे? अरे तो इसने सी का मान तो पूछा है तुमसे, मैंने ए का मान 2 लिया है, बी का मान 2 लिया है, तो सी का मान 3 आ गया। मेरे से सी का मान ही तो पूछा है, और क्या पूछा है भाई? तेनाली ने बेचारे ने बड़ी मुश्किल से 1 घंटा सर्वाइव किया, वो बाल नोच नोच के अपने, कह रहा 1 घंटा कब बीतेगा, 1 घंटा कब बीतेगा। जैसे ही 1 घंटा पूरा हुआ तुरंत कमेंट टाप दिया, कह रहा जी ब्रेक लो ब्रेक लो ब्रेक लो, प्राण निकल गया सर। ओए होए होए, इतना पढ़ लिया सर, मर गए, जान निकल गई, ब्रेक ले लो फटाफट से। कोई ब्रेक नहीं है, 2 घंटे लगातार पढ़ेंगे, किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं होगा। जरा बताइए, सवाल को निहारिए, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कितनी बढ़िया सी बात है। अगर तुम क्लास को एंजॉय करो तो तुम्हें बात समझ में भी आए। अगर तुम्हारी निगाहें केवल घड़ी पर टिकी हैं कि ओहो हो ब्रेक कब होगा, फिर तो बेटा हो गई कामयाबी, फिर तो बेटा काम हो गया। एंगल एबीसी और एंगल एसीबी का रेशो के 9:2 बन रहा है क्या? अरे ये रेशो वाली बात काम आ रही है ज्योमेट्री में क्या है? ये रेशो वाली बात काम आ रही है ज्योमेट्री में क्या? अरे ये रेशो पीछा छोड़ता नहीं है ना। कोई डंकी क्लास में आपने सही जगह पढ़ा होता तो रेशो को आपने सीख लिया होता बेटा। बी ए सी,
ए सी बी, ए सी बी लिखा है ना, ए सी बी, बी ए सी, बी ए सी, ए सी बी, ये कितना बन गया 7:5। तो अगर मैं तुम्हें कुछ ज्यादा कुछ ना लिखकर बताऊं, हालांकि इतना सब लिखने का मेरा मन तो नहीं करता है, पर क्या करूं, कुछ लोग कह देंगे सर हमारी समझ में नहीं आया, तो मुझे लिखना पड़ता है ऐसे बच्चों की तरह पे। ये 9 है, ये 2 है और ये 7 है। सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर है, इसका मतलब आपको ये कंफर्म हो गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल भी आपको दिख रहा है ना, बी पर है। अरे राइट एंगल ट्रायंगल भी आपको दिख रहा है ना, बी पर राइट एंगल है ये। ए और सी कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 25 है, ए बी 7 है, तो ये लाइन 24 आएगी। 24 कैसे आएगी बताने की आवश्यकता तो नहीं है, पेपर में सवाल आए ना दोस्तों, कहीं 24 7 को देखकर 25 कर दो, ऐसा मत करना, जरूर चेक करना कि ये लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। ये इस टाइप का आखिरी सवाल है, इसके बाद सवालों की नई कैटेगरी स्टार्ट होगी, एक और नए टाइप के सवाल आएंगे, और वो जो अगला टाइप आएगा वो सवाल पेपर में खूब आते। वो सवाल पेपर में खूब आते हैं, तो एक बार ये आखिरी सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। एक अधिक कोण की भुजाएं 8, 15 और x है, x एक पूर्णांक है, तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल है? बेटा अधिक कोण में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा बाकी दो भुजाओं के योग से बड़ी होती है, लेकिन क्या तुम्हें इसमें पता है क्या सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 15 है या x है? भाई सबसे बड़ी भुजा देखो बेटा 8 तो बनेगी नहीं, सबसे बड़ी भुजा 8 तो हो नहीं सकती, तो मेरे पास दो केस बनेंगे। अगर मैं 15 को लार्जेस्ट साइड मान लूं और एक बार मैं x को लार्जेस्ट साइड मान लेता हूं, दो कहानी मान लेता हूं, भाई और क्या इलाज है। और वैसे तुम्हें पता है कि ट्रायंगल बनने के लिए x का मान 23 से छोटा और x का मान 7 से बड़ा आना चाहिए, इसके अलावा तो ट्रायंगल बनता ही नहीं है। ट्रायंगल बनना एक अलग कंडीशन है, फिर वो एक्यूट वैक्यूट बात की बात है। सुनो, अगर मैं 15 को लार्जेस्ट मानता हूं बेटा, तो 8 का स्क्वायर और x का स्क्वायर जोड़कर भी 15 के स्क्वायर से कम आना चाहिए, क्योंकि मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। x स्क्वायर जो आना चाहिए वो 15 का स्क्वायर यानी कि 225 और 8 का स्क्वायर मतलब कि 64, 5 में 4 गए। x स्क्वायर की वैल्यू 161 से छोटी आनी चाहिए, x स्क्वायर की वैल्यू 161 से छोटी आनी चाहिए। बेटा इस केस में x का मैक्सिमम मान आना चाहिए 12, इस केस में x का मैक्सिमम मान आना चाहिए 12। 12 कैसे? क्योंकि बेटा देखो 12 का स्क्वायर करूंगा 144, समझ में आ रहा है, जैसे ही 13 करूंगा कहानी खराब हो जाएगी, तो मैं 12 ले सकता हूं। तो आप ये कहना दोस्तों x का मान क्या क्या बनेगा, x का मान क्या क्या बनेगा, तो आप कहना सर x का मान देखो 7 से तो बड़ा बनेगा, 8, 9, 10, 11, 12, इनमें से कोई भी मान लो, 8, 9, 10, 11, 12 इनमें से कोई भी मान लो, तो 5 कंडीशन तो यहां संभव हो गई, 5 पॉसिबिलिटी तो यहां संभव हो गई। एक बार यहां भी चेक करो, इस बार मैं x को लार्जेस्ट मान रहा हूं, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये x के स्क्वायर से छोटा बनना चाहिए, ये कहानी। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ये x के स्क्वायर से ये बनेगा 2, 8, 9, बेटा ये x का स्क्वायर हो गया। x का जो मान है ना वो भैया हर कंडीशन में 17 से बड़ा बनना चाहिए, तो x की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू माफ कीजिएगा, x की मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 18। 17 करोगे तो कहानी बन नहीं पाएगी, 18 पर ही बन पाएगी दोस्तों। तो इसमें x का मान क्या आ सकता है, 18, 19, 20, 21 और 22। इसमें जो x का मान बनेगा दोस्तों वो 18, 19, 20, 21 और 22 बनेगा। 5 वैल्यू x की यहां पॉसिबल है, 5 मान x के यहां संभव है। तो टोटल कितनी वैल्यू बन सकती है, टोटल कितने ट्रायंगल बन सकते हैं बेटा, 10 ट्रायंगल बन सकते हैं। 5 ट्रायंगल तब बन जाएंगे जब 15 लार्जेस्ट साइड होगी, 5 तब बनेंगे जब x लार्जेस्ट साइड होगी। क्या यहां तक की बात को आप लोग ठीक ठाक से क्रिएट कर पा रहे हैं क्या, यहां तक की बात को आप लोग बना पा रहे हैं क्या? ये बच्चों ट्रायंगल को बनाने की बात पूरी हो गई। अब इसके बाद हम ट्रायंगल की अगली थ्योरम पे चलते हैं बेटा। अब इसके बाद ट्रायंगल के अगले कंसेप्ट को पढ़ते हैं, लेकिन अगली बात पढ़ने से पहले 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा आप ठीक ठाक से इन बातों को, स्क्वायर का मान कब कम ले रहे हैं कब ज्यादा,
नीरज भैया तुम कल की क्लास को ढंग से पढ़े नहीं क्या? यार तुम्हें कितनी बार मैंने कंडीशन बताई थी, कितनी बार तुमको चिल्ला चिल्ला कर बताया था, क्लास को घर पे एक बार रिपीट क्यों नहीं करते हो? तुमको बार बार ये बातें बताई थी, घर पे जब तक तुम इन चीजों को रिपीट नहीं करोगे तब तक भैया दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सिखा नहीं सकती। जितना तुम्हें मैं धीमे धीमे बता रहा हूं प्यार से, अगर उसमें भी आप बेटा चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाए, फिर तो भैया बहुत गड़बड़ है, फिर तो बहुत 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 गड़बड़ है। अभी भी कह रहे समझ में नहीं आ रहा कि कब ज्यादा लेना है और कब कम लेना है, क्या करें? सेंटर ऑफ ट्रायंगल कब स्टार्ट होगा? ये क्या होते हैं भाई सेंटर ऑफ ट्रायंगल? सेंटर तो सर्किल में होता है, ट्रायंगल में कब होता है यार? बच्चे ए बी सी में मैं एंगल को बी को मान रहा हूं लार्जेस्ट, तीनों ही कंडीशन में बी एंगल है ना वो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट। इसमें भी एंगल बी लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा एंगल है, और इसमें भी बी एंगल है ना वो लार्जेस्ट है। बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी। प्यारे दोस्तों आप यहां समझें, अगर बी एंगल लार्जेस्ट है, अगर बी स्क्वायर का मान, अगर बी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर और सी स्क्वायर के योग से छोटा रह गया तो ये वाला एंगल तो होगा न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अगर बी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर और सी स्क्वायर के योग के बराबर हो गया तो ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर बी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर और सी स्क्वायर के योग से बड़ा बन गया तो ये आपका आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और इसमें करना क्या है बेटा, बस इतनी सी तो कंडीशन है, इसी को तो समझना है, इसी की तो बात देखेंगे। ठीक है, चलो 5 मिनट के बाद मिलते तो आगे बात करते हैं, बने रहिए हमारे साथ, मजा आएगा दोस्तों, आगे पढ़ेंगे आज।
आप मुझे कार्ड दो, साथ में 1 करोड़ रुपए कैश दो, फिर भी नहीं लूंगा। आगे बताओ आप क्या करोगे? मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे कार्ड के साथ में 1 करोड़ रुपए कैश दो, फिर भी नहीं लूंगा। आगे बताओ क्या करना है अब? जब 10 बार फोन काट दिया, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि फोन करना। अरे फेक कॉल नहीं है यार, ये क्रेडिट कार्ड वाले पीछे पड़े थे। क्रेडिट कार्ड ले लो, हमें क्रेडिट कार्ड चाहिए ही नहीं भैया, हमें क्रेडिट कार्ड थोड़ी लेना है यार। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है उधार वाला कार्ड। उधार का ही लेंगे भैया, पैसा कैश है ना अपने पास। हाँ यार, अभी फोन आया मैंने काट दिया, दोबारा फिर आया मैंने काट दिया, दोबारा फिर आया मैंने काट दिया। अब यार तुम थोड़ा बहुत तो लिहाज करो यार। सुनो बेटा, देखिए अब ट्रायंगल पे कुछ आसान आसान सी थ्योरम से बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम ट्रायंगल को बहुत इजी इजी थ्योरम से चीजों को पढ़ते हैं, बहुत ही मतलब बेसिक वाली बातों से शुरू करते हैं, आगे आगे लेवल की बातें आपको चलती जाएंगी। क्या कहानी है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहली बात, कह रहा जी कार्ड ले लो, मैंने कहा नहीं चाहिए। ले लो सर, लो फ्री मिल रहा है। अभी नहीं चाहिए भाई, सर ले लो फ्री चाहिए। नालायक आदमी। ये दोस्तों एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसको तुम ऐसे कह लो ए बी सी, ये लो, ठीक है। अब मैं तुमको ये कहना चाहता हूं दोस्त कि अगर इन दोनों साइड को आगे बढ़ाओगे, मतलब एंगल बी और सी का तुमने एक्सटीरियर एंगल बनाया, एंगल बी और सी का तुमने एक्सटीरियर एंगल बनाया, ये एंगल मान लो x डिग्री का है, ये एंगल दोस्तों y डिग्री का है, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि x प्लस वाई का जो जोड़ आएगा ना, वो 180 प्लस एंगल ए के बराबर आएगा। ये एक आसान सा कानून है, आसान सा नियम है, इस बात को ध्यान रखना कि अगर किसी ट्रायंगल के दो बिंदुओं पर, दो पॉइंट पर एक्सटीरियर एंगल बना दिए जाएं, तो इन एक्सटीरियर एंगल का जो सम बनेगा, जो योग बनेगा, वो x प्लस वाई का योग बनेगा 180 प्लस ए के इक्वल बनेगा। सर ये क्यों बनेगा? देखो इस बात का सिंपल सा नियम है। ये वाला एंगल दोस्तों ए है, क्या आप मुझे बताओ ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स कह सकता हूं क्या? और ये वाला एंगल 180 माइनस वाई कह सकता हूं क्या? ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 आता है, तो अगर मैं 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई प्लस ए करूंगा, तो क्या ये 180 डिग्री के बराबर आएगा? एक 180 से एक 180 काट दीजिए, x प्लस वाई को उधर ले जाओगे तो x प्लस वाई बराबर 180 प्लस ए बन गया। ये बात मैंने आपको प्रूव करके बताई, मैंने बात आपको साबित करके बताई, क्या एक्सपेरिमेंट से बताया, आपको समझ में आया? इस थ्योरम का कोई नाम नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, बस छोटी सी जानकारी आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ पेपर में कई बार ये सवाल दे देता है इस प्रकार का, इतना फर्जी सा। अब इतनी छोटी सी बात है बेटा, इसको क्या ही तो साबित करें, क्या ही तो इस पे बताएं आपको। ये कहानी देखो, आपको थ्योरम में लिखना चाहता हूं कि ये अगर दो कोणों के एक्सटीरियर एंगल बनाए जाएं, तो इनका सम हमेशा 180 प्लस ए के इक्वल होगा। जैसे कुछ इस पर एक दो सवाल मुझे आप बताना कि किस किस प्रकार के सवाल बनेंगे। सुमन जी कहते हैं नेट प्रॉब्लम, ठीक है सुमन जी, जब नेट चल जाए तो मुझे बता देना, मैं वेट कर रहा हूँ, अगला सवाल तभी कराऊंगा जब आपका नेट चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बैठे हैं आधा घंटा। ए बी सी, ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल y है। एग्जामिनर ने आपको बताया कि दोस्तों x प्लस वाई है ना, ये 225 डिग्री के बराबर है, तो एंगल ए का दोस्तों मान बताइए, एंगल ए का वैल्यू बताइए, बताओ भैया। 15 कौन बता रहा है ये? शैली हम क्या ही बोले बालक, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो यार। 225 बराबर 180 प्लस एंगल ए बन गया, तो ए की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। ये कोई बताने वाली बात थोड़ी है, ये कोई बेटा बताने वाली बात थोड़ी है, ये तो समझ में आनी चाहिए तुम्हें। अरे ये कंसेप्ट क्लियर है क्या?
ये एक्सटीरियर एंगल इस साइड भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटीरियर एंगल इस साइड भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला कोण ए है दोस्तों। मैं आपको ये कह रहा हूं इस बार, एंगल ए का मान 70 डिग्री है, तो एंगल एक्स एंड एंगल वाई का एवरेज ज्ञात करो। ऐसे भी सवाल दे देता है कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को, कह रहा है इनका एवरेज ज्ञात करो एक्स और वाई का। आपने कहा सर बहुत इजी है ये तो, हमें एक्स और वाई का सम करना आता है। ये 180 प्लस 70 आएगा, 180 प्लस 70 करेंगे तो ये बनेगा सर 250। एवरेज ज्ञात करना है, 2 से भाग करना होगा। एवरेज ज्ञात करना है, 2 से भाग करना होगा, 125 डिग्री उत्तर बन जाएगा। ये थ्योरम आप सबको क्लियर है क्या? अब पढ़ते हैं 3 बड़ी जरूरी जरूरी चीजें। अच्छा बच्चे, आपको एक एंगल बाइसेक्टर के बारे में पता है ना? कोण समद्विभाजक। जब किसी कोण के दो इक्वल इक्वल पार्ट कर दिए जाते हैं उसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ये एक्सटीरियर भी हो सकता है, ये इंटीरियर भी हो सकता है। 3 बड़े आसान आसान से नियम बताऊंगा, और ये इतने जरूरी नियम होंगे कि तुम्हारे पेपर में इनसे सवाल जरूर बनता है, फेवरेट सवाल एसएससी के। ये बहुत आसान चीज है, ये चीज आपके सामने बात आएगी। बेटा एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। अगर मैं इस ट्रायंगल में, समझना बड़े प्यार से, ये कोण बी है, इसका तो बनाऊं इंटीरियर बाइसेक्टर, अंतः कोण समद्विभाजक एंगल बी का, ये बीडी है, बीडी मान लीजिए, और एंगल सी का बाह्य कोण समद्विभाजक। सुनिएगा, बीडी इज इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। हिंदी में बीडी कोण बी का अंतः समद्विभाजक है, आंतरिक समद्विभाजक है, एंड सीडी इज एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी। यानी एक कोण का तो तुमने लिया है इंटीरियर बाइसेक्टर, एक कोण का तुमने लिया है इंटीरियर बाइसेक्टर, एक का एक्सटीरियर, ये दोनों इस पॉइंट पर मिलते हैं। तो बच्चों थ्योरम होती है एंगल डी का मान जो आएगा ना वो ए का आधा आएगा। ये जो एंगल डी बनेगा वो एंगल ए का आधा बनेगा, एंगल ए का हाफ बनेगा। लेकिन कैसे सर, कैसे ए का हाफ क्यों होता है, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम चिंता मत करो। बेटा एक बात बताओ, देखो इस एंगल को तो अपन ए लिख रहे हैं, ये एंगल बी के 2 पार्ट आ गए, तो आधा पार्ट बी बटा 2, ये पार्ट भी बी बटा 2 आ गया क्या? अरे बोलो। अच्छा बेटा ये वाला अंदर का एंगल सी था, अंदर का एंगल अगर सी था तो बाकी का एंगल बच गया 180 माइनस सी, और इसके तुमने 2 भाग कर दिए, तो 90 माइनस सी बटा 2 और 90 माइनस सी बटा 2, ऐसा बन गया क्या? एक्सटीरियर एंगल जो हो गया वो 90 माइनस सी बटा 2, 90 माइनस सी बटा 2 हो गया। दोस्तों आप लोग एक बात जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं आपके सामने ट्रायंगल बी सी डी की बात कर रहा हूं, बी सी डी पे फोकस करना। इसका देखो एक कोण तो आ रहा है बी बटा 2, ये वाला कोण कितना आ रहा है, ये वाला कोण देखो इतना कंसीडर किया जाएगा, इतना, यानी सी प्लस 90 माइनस सी बटा 2 प्लस डी बराबर 180 डिग्री आना चाहिए। क्या बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो। ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। अगर दोस्तों मैं यहां से एंगल डी ज्ञात करना चाहता हूं, एंगल डी क्या आएगा, 180 में से 90 घटाओगे, उधर जाकर 90 बच गया, प्लस का सी माइनस का सी बटा 2, तो ये आ गया जी माइनस बी बटा 2 माइनस सी बटा 2। इज इट क्लियर? यहां तक की बात आपको क्लियर है? आप कहना जी ट्रायंगल में एबीसी भी तो एक ट्रायंगल था, इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। अगर मैं 2 का भाग कर दूं, ए बटा 2, बी बटा 2 और सी बटा 2, क्या इसका मान 90 डिग्री का होगा? सर मैं 90 डिग्री को लिख सकता हूं ए बटा 2 प्लस बी बटा 2 प्लस सी बटा 2।
माइनस करूंगा b बटा 2 माइनस करूंगा c बटा 2, bc के सारे पार्ट कट गए, d आ गया a/2 के इक्वल, d आ गया a/2 के इक्वल। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं बेटा कि अगर किसी एक ट्रायंगल में एक एंगल का आंतरिक कोण समद्विभाजक, एक बाह्य कोण समद्विभाजक दोनों अगर किसी बिंदु पर मिलते हैं तो वो कोण तीसरे कोण के आधे भाग के बराबर होगा, हाफ पार्ट के इक्वल होगा। एक बार ध्यान से बता दो जी, आपको ये जानकारी समझ में आई क्या? सारे लोग इस बात को अंडरस्टैंड ऑब्जर्व कर पाए क्या? एक बार फिर से कहानी को देख लो, तुम्हें बात कम समझ में आती है। अरे शीतल, ओ शीतल छोटू, एक बार बेटा फिर देखना, प्लस और माइनस में कंफ्यूज मत हो, एक बार ध्यान से देख लो। ये ए पॉइंट है, इस एंगल का नाम मैं ए ही दे रहा हूं, इस एंगल का नाम मैं बी दे रहा हूं, और इस एंगल का नाम मैं आपको सी दे रहा हूं। ठीक, अगर ये वाला एंगल सी है तो बाहर वाला एंगल 180 माइनस सी आएगा क्या? बाहर वाला एंगल 180 माइनस सी आएगा क्या? आपने क्या किया, इस कोण का बनाया एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि कोण के दो इक्वल इक्वल पार्ट कर दे। इस कोण के दो इक्वल इक्वल पार्ट करेगा तो यकीनन b/2 करेगा। और सी एंगल से मैंने बनाया एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बाहर के। बेटा 180 माइनस सी का आधा करूंगा, बेटा आधा ये वाला कोण भी 90 माइनस c/2 और ये वाला कोण भी 90 माइनस c/2। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं ये वाला ट्रायंगल जो सी था, ये ट्रायंगल BCD को फोकस करो, BCD को देख लो भैया आंखें खोल के। मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल की, BCD, ये वाला ट्रायंगल BCD के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। ट्रायंगल BCD के तीनों कोणों का सम भी 180 डिग्री आना चाहिए। एक एंगल तो है b/2, ये क्या बच्चों, इतना एंगल पूरा आएगा ना, ये वाला एंगल लिया जाएगा, ये वाला, ये पूरा ही तो लिया जाएगा, तो ये बन गया c प्लस 90 माइनस c/2। और तीसरा एंगल d है, इसका मान 180 डिग्री के बराबर है। बेटा अगर मैं b/2 प्लस c में से c/2 घटाओगे, c/2 बचेगा, प्लस d 180 में 90 घटाओगे, 90 आ जाएगा। अब आई बात समझ में, 90 को लिख सकता हूं a/2 प्लस b/2 प्लस c/2। ये b और c उधर जाएंगे तो माइनस का b/2 माइनस का c/2। आपने इससे ये पूरी जानकारी काट दी तो d का मान आ गया जी एंगल a/2। खत्म। 2 बार तुमको साबित करके बताया। अब किसी भी सवाल में अगर मान लो तुमको ये एंगल मैं 15 डिग्री बोल दूं तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल 30 डिग्री आएगा। कुछ भी कह दिया जाए, ये एंगल अगर 45 कह दूंगा तो ये 22.5 आएगा। एक कोण का आंतरिक समद्विभाजक, एक कोण का बाह्य समद्विभाजक मिलेंगे तो a/2 का एंगल बनेगा। सारे बच्चे बताओ ये थ्योरम क्लियर हुई क्या? ये पेपर में बहुत काम आती है दोस्तों, पेपर में बहुत काम आती है। सेकंड कंसेप्ट को समझना, बेटा मेरे पास ना एक ट्रायंगल था ABC, मैंने इस लाइन को आगे D तक एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को आगे E तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इस बार मैंने क्या किया दोस्तों, इन दोनों के बाह्य कोण समद्विभाजक मिलाए। इस बार मैंने इन दोनों के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मिलाए पॉइंट O पर। तो मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं ये जो एंगल BOC बनेगा ना, ये एंगल 90 माइनस a/2 बनेगा, 90 माइनस एंगल a/2 बनेगा। कैसे बनेगा सर? आओ ये बात भी करेंगे आराम से अपन। ये ऊपर वाला एंगल A था, ये अंदर वाला एंगल ट्रायंगल में B था, और ये एंगल में ट्रायंगल C था। बेटा ये बाहर वाला एंगल जो था, बाहर वाला एंगल क्या ये 180 माइनस B था क्या?
बेटा ये 180 माइनस बी था ना, और 180 माइनस बी के दो पार्ट करोगे तो 90 माइनस बी बाई टू, और ये भी 90 माइनस बी बाई टू बनेगा। ये 180 माइनस सी था तो ये बन गया जी 90 माइनस सी बाई टू, और ये भी बन गया 90 माइनस सी बाई टू। आपको ये बात पेपर में साबित थोड़ी करनी है, मैं तो आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं बेटा, ज्योमेट्री की समझ दिमाग में पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके लिए इतना डिटेल में तुम्हें चीजें बता रहा हूं ताकि ये बात तुम्हें समझ में आ जाए। अब दोस्तों ट्रायंगल BOC की बात करो, ट्रायंगल BOC, इसके भी तीनों कोणों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। मैं आपके सामने स्ट्रिक्टली इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं बेटा, इस वाले, इसके भी तीनों कोणों का सम जो आएगा वो 180 डिग्री की बात होनी चाहिए। तो तीनों कोण क्या क्या बनते हैं? एक तो बनता है 90 माइनस बी बाई टू, ये एंगल बन रहा है 90 माइनस सी बाई टू, प्लस एंगल BOC यानी ओ लिख लो, ये बराबर हो रहा है दोस्तों 180 डिग्री के। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? हाँ। आप कहना सर ये 90 90 180 से 180 तो काट दीजिए, एंगल O जो आएगा, एंगल O ये B/2 प्लस C/2 आएगा, एंगल 2 आ जा, ये B/2 प्लस C/2 आ जाएगा। अरे बोलो 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 भैया। अच्छा, इसमें मैं अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहूं बेटा तो मैं 90 प्लस और 90 माइनस कर सकता हूं क्या? अगर तुम्हें कोई आपत्ति ऑब्जेक्शन ना हो बेटा। मैंने 90 जोड़ दिया, 90 घटा दिया, इससे तो क्या फर्क पड़ेगा सर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा दोस्तों। अपना स्टार्टिंग वाला 90 तो मैंने 90 रहने दिया, माइनस इस 90 को A/2 B/2 और C/2 कह सकते हैं क्या? एक्सपेरिमेंट करना सीखो बेटा, ज्योमेट्री ऐसी समझ में आएगी। बी और सी का मामला कैंसिल, मेरे को उत्तर ए की लैंग्वेज में चाहिए था, इसलिए मैंने ए की लैंग्वेज में फाइंड आउट कर लिया। थ्योरम नंबर सेकंड हेंस प्रूव्ड। दूसरी थ्योरम भी आपके सामने साबित है। अगर दोनों कोणों के एक्सटीरियर एंगल आप बाइसेक्टर बनाओगे तो ये बच्चे हमेशा 90 माइनस A/2 बनेगा। और इसी प्रकार आपको एक तीसरा सवाल भी सीखना है, इसी प्रकार आपको एक तीसरा सवाल भी सीखना है, ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। चीजें आसान हैं, बस समझ में आने वाले। बेटा ये एंगल B और ये एंगल C, इस बार मैं दोनों के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं, दोनों के अंदर की कहानी बना रहा हूं। मान लीजिए ये I पर कटते हैं, ये वाले एंगल की बात करूंगा तो एंगल BIC जो बनेगा ना, 90 प्लस A/2 बनेगा। इन सेंटर तो बाद की बात है, फिलहाल सिर्फ आप ये समझो कि मैं उनके एंगल बाइसेक्टर कहां बना रहा हूं। सर ये कैसे बनेगा? अब ये बात भी समझ लो बेटा, क्या ये वाला पॉइंट B/2 और ये वाला पॉइंट C/2 बनेगा? क्योंकि आपने एंगल बाइसेक्टर बनाए। ट्रायंगल BIC की बात करो, ट्रायंगल BIC में तीनों कोणों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। B/2 प्लस C/2 प्लस एंगल I बराबर 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। दूर दूर तक कोई आपत्ति नहीं है, दूर दूर तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? सर एंगल I का मान कितना बनेगा? तो आप कहना जी 180 माइनस B/2 माइनस C/2। 180 के दो टुकड़े कर लीजिए, 90 प्लस 90 कर लीजिए। ये जो दूसरे वाला 90 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? अगर तुम्हें मेरी बात में कोई दिक्कत नजर ना आए, ये कहानी पूरी कैंसिल आउट हो गई। एंगल I का मान आ गया दोस्तों 90 प्लस A/2। ये कहानी जितनी आसान है, एग्जाम के हिसाब से इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेटा आपने जब कोई प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो यकीनन कोई ना कोई ये सवाल आपने जरूर देखा होगा। ये पेपर में अक्सर पाया जाता है, ये तीनों में से कोई ना कोई जानकारी पेपर में अक्सर आती है। मैंने आपको 3 नियम बताए हैं दोस्तों। एक तो एक कोण का इंटरनल, एक कोण का एक्सटर्नल, तो A/2 बनता है। दोनों के एक्सटर्नल 90 माइनस A/2, दोनों के इंटरनल 90 प्लस A/2। ये थ्योरम कैसे बनती है, इसका प्रूव करने का कारण क्या है, वो भी मैंने आपको बताया, वो भी मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे समझ गए होंगे।
सुनो, ये बात मैंने आपको लिख कर दी है बेटा। ABC is a triangle and BD is a internal bisector of ABC and CD is external angle bisector of ACB। तो अगर मान लो तुम्हें ये बात मैं लिख कर दूं ना बेटा, तो तुम लोग इसका भाव तुरंत समझ लेना, तुरंत तुम लोग इसका भाव समझ लेना। BD इसका इंटरनल बाइसेक्टर है और CD इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। मान लीजिए इस पॉइंट पर इनकी मुलाकात हो रही है, ये एंगल B है, ये B है, C है और ये D है। तो बिना कोई सोचे विचारे आप लिख देना एंगल D जो होगा वो एंगल A का हाफ होगा। जैसे इस सवाल में मैं आपको कह दूं ये 40 डिग्री है, तो सीधी सी बात है बेटा ये 20 डिग्री आएगा। आप चाहे कोई वैल्यू देखकर लिख लो, चाहे प्रूव कर लो, हर हाल में ये बात वेरीफाई होगी ही होगी। ये बात हमने आपको अभी अभी समझाई थी बेटा। अगर दोनों के इंटरनल बाइसेक्टर बना दिए जाएं तो 90 + a/2 बनता है। ये लिखित में इसलिए दिया गया है कि कोई नोट्स बनाने का इच्छुक हो तो बाद में बना सकता है, फिर वो मत कहना कि हमें लिखवाया कुछ नहीं, सर ने पता नहीं खुद ही सवाल सॉल्व कर दिए, हमें तो लिखवाया ही नहीं कुछ। तो BIC जो बनेगा वो 90 + a/2 बनेगा, सीधी सी बात है। ज्योमेट्री तो आपने पहले भी पढ़ी होगी दोस्त, लेकिन पता है इतना बेसिक से पढ़ाने की अपनी आर्ट हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति पहली बार पढ़ रहा है ना उसको भी समझ में आए। जो रिपीट करते हैं उनको तो बात क्लियर हो ही जाती है, दिक्कत उनको आती है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके कंसेप्ट में क्लियरिटी होनी चाहिए। और ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते ज्योमेट्री के पेपर में, काफी नॉर्मल लेवल की बात ही आती है। और ये वाली कहानी भी आप लोग समझ चुके हैं। हमारा तरीका सही है, पर बेटा अपन देखो जिस हिसाब से आदमी पढ़ा होता है ना वैसे ही काम करता है। हमारी क्लास में आपको टाइम खूब लगेगा पढ़ने में, पर ये है कि फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार में काम हो जाएगा बेहतरीन वाला। एंगल BOC जो आएगा, इसी कारण तुम यूट्यूब पे बेटा पढ़ा नहीं सकते। अपन चलते हैं धीमे धीमे कंसेप्चुअल थ्योरी के साथ में, हर बात को एक्सपेरिमेंट के साथ कर करके। यूट्यूब पे क्लास अपनी चलती नहीं है, बच्चे देखना पसंद ही नहीं करते, उनको चाहिए मसाला, कि मतलब दुनिया बस एक सवाल करवा दो उसी में सिलेक्शन हो जाए। तो वो कहानी हमें आती नहीं है दोस्त, ऐसा मैं करवा सकता नहीं, तो यूट्यूब पे अपनी बात चलती नहीं है। सुनो बेटा, अगर मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, ABC, इच्छाएं आदमी की बढ़ती रहती हैं। अब कह रहे हैं सर ज्योमेट्री का तो कोई बात नहीं, ये तो हम खुद से ही कर लेते, बस वो थोड़ा सा एक बार आप मेंसुरेशन देख लो ना, बाकी तो काम कर ही देते हैं। ज्योमेट्री की तो इतनी खास नीड भी नहीं थी सर, बस वो मेंसुरेशन का ही थोड़ा चक्कर पड़ रहा है। दोस्तों आपने अगर इसके अंदर की दोनों एंगल बाइसेक्टर को मिलाया I, अगर तुमने इसके एक्सटीरियर बाइसेक्टर को मिलाया O, तो आप लोग ये समझ लेना बेटा इस ट्रायंगल में अगर मैं AIO को मिलाऊंगा ना, अगर मैं इसमें AIO को मिलाऊंगा ना, AIO की जानकारी मैं आपको बताऊंगा ना, तो आप ये बात समझ लेना कि सर AIO जो होगी ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। AIO विल बी ए स्ट्रेट लाइन, मतलब इनके आंतरिक बाइसेक्टर वाले पॉइंट और बाह्य वाले एक बिंदु पर मिलते बेटा लाइन पर मिलेंगे। AIO एक स्ट्रेट लाइन होगी। और एक बात और लिख लेना, AIO विल बी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। हिंदी में AIO एक सीधी रेखा होगी। ये बात तुम्हें मैं इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ी देर बाद में, थोड़े दिन बाद में हम आपको सेंटर पढ़ाएंगे, सेंटर।
तो सेंटर पे ना ये जो ए आई बनता है ये इन सेंटर होता है बच्चे, तीनों के एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं, तो ये वाली बात काम आएगी। और ये भी ए आई जो होगा ये कोण ए का समद्विभाजक होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। फ्यूचर की नींव बना रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, ए बी सी कोण ए का समद्विभाजक होगा। एक बात इतनी लिखना, अभी आप इन सेंटर का नाम ही मत लो, अभी आप इन सेंटर का नाम ही मत लो, अभी अपन इन सेंटर के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे। कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक होगा, बात समझ में आई? अच्छा, एक तुम बड़ी छोटी सी बड़ी प्यारी सी बड़ी स्वीट सी थ्योरम है, इसको और देखना बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मैं जब आपको सुबह स्पेशल क्लास में मैथ्स के पेपर करवाया करता था तो उसमें इसका सवाल बहुत बार आया था। हर्षल भैया थालेस क्या होता है? मेरे को थालेस नहीं पता, मैं नहीं जानता थालेस को भैया। बच्चों ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक। अब दोस्तों तुम्हें ये आकृति देखकर थोड़ा सा आइडिया पड़ रहा है क्या कि एंगल बी जो है ना वो थोड़ा एंगल सी से बड़ा है? मतलब इस प्रकार तुम्हें देखकर लग रहा है क्या? देखो यूं यूं थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, मैं तो बता रहा हूं कि ये वाला एंगल बी है और ये वाला एंगल सी है, एंगल बी का मान है एंगल सी के मान से थोड़ा बड़ा है। अगर दोस्तों अगर मैं पॉइंट ए से एक बनाऊं, इस पर परपेंडिकुलर, इस पर बनाऊं लंबवत, मैंने ए एम बनाया दोस्तों परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का कोण। आप एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, डिनोट ऐसे करते हैं कि ए एम इज अ परपेंडिकुलर ऑन लाइन बी सी। एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं दोस्तों, शीर्ष लंब भी कह सकते हैं, यानी सामने वाली भुजा पर किसी बिंदु से डाला गया लंब, इसे हम बोलते हैं शीर्ष लंब। क्या ए एम तुम्हें बात समझ में आ रही है? एक मैंने क्या किया दोस्तों, इस एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया, एंगल ए का बाइसेक्टर जो एंगल ए के पूरे पूरे दो भाग कर रहा हो, एंगल ए के पूरे पूरे दो भाग कर रहा हो, ये वाले। सुनो मेरी बात, तो कंसेप्ट में आपको ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब एंगल एम ए एन जो बनेगा ना वो बी और सी के डिफरेंस का आधा बनेगा। एंगल एम ए एन जो बनेगा ना वो बी और सी के डिफरेंस का आधा बनेगा। बनेगा सर हमने मान लिया, पर भैया क्यों बनेगा, क्यों? तो आइए उस क्यों को साबित करने की बात भी कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में ये बात तुम्हें तंग ना करे। सुनिएगा बेटा, ये जो एम एन है, एम एन क्या इस कोण का एंगल बाइसेक्टर है? तो ये जो इतना सा कोण है ये a/2 और ये इधर वाला कोण भी a/2 बनेगा क्या? मुझे बताना एक बार, ये पूरा ये a/2 और a/2 बन गया। आपने कहा हाँ सर ये बात तो ठीक है। अच्छा, ये जो इधर वाला कोण है, इधर वाला, अब ट्रायंगल एम ए बी को देख लो, ट्रायंगल एम ए बी को देख लो या बी ए एम कह दो। ये एंगल 90 था, ये एंगल बी था, तो ये वाला एंगल 90 माइनस बी बनेगा क्या? अरे बोलो बोलो, ये एंगल 90 माइनस बी बनेगा क्या? तभी तो इनका सम 180 बनेगा। अब मेरे को दोस्तों ये एंगल चाहिए ग्रीन वाला, मेरे को ये एंगल चाहिए ग्रीन वाला। ग्रीन वाला एंगल कैसे आए? तो ग्रीन वाला एंगल मैं ज्ञात करने के लिए, ट्रायंगल एंगल एम ए एन ज्ञात करने के लिए, क्या इस पूरे एंगल a/2 में से क्या इधर वाला एंगल घटा दूं क्या? 90 माइनस बी बटा बी एंगल घटा दूं क्या? क्या मैं a/2 में से 90 माइनस बी घटा दूं तो ग्रीन वाला एंगल आ जाएगा ना? बात को समझ पा रहे हो ना आप लोग? दोस्तों यहां पर a/2 तो रहने दो, ये जो 90 है, अरे क्या मैं इसको a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 कह दूं और माइनस का b है ही, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक बार माइनस से अंदर गुणा कर दीजिए, 1/2 माइनस 1/2 बेटा, प्लस का b/2 और माइनस का b, अंदर बचेगा माइनस का b/2, ये हो जाएगा प्लस का b/2 माइनस का c/2। ये दोनों पॉइंट कट गए, उत्तर आ गया दोस्तों एंगल बी और सी के डिफरेंस का आधा। एंगल बी और सी के डिफरेंस का आधा है, बी और सी के डिफरेंस का हाफ है। कैसे बना वो बात आपको समझनी है बेटा, याद नहीं करनी। और इसमें ऊपर एक कंडीशन दी गई थी, उस कंडीशन पर ध्यान दे लेना। कंडीशन क्या थी? एंगल बी सी से बड़ा है। देखिए बेटा, ये एक कॉमन सेंस की बात होती है, ये एक कॉमन सेंस की बात होती है कि एल्टीट्यूड हमेशा
एल्टीट्यूड हमेशा बड़े एंगल की साइड में ही बनता है, बड़े एंगल की तरफ बनता है। एल्टीट्यूड हमेशा बड़े एंगल की तरफ बनता है, जो बड़े वाला कोण है ना उसकी तरफ ही एल्टीट्यूड बनाओगे हमेशा। क्या इस बात का मतलब है सर बड़े एंगल की तरफ बनने का क्या मतलब है? सुनिएगा, मैं तुम्हें दो अलग अलग आकृतियां बताने का प्रयास करता हूं। एक बार बेटा कॉमन सेंस से बताओ, तुम्हें लग रहा है क्या कि अगर मैं ये आकृति बना रहा हूं ए बी सी, ठीक है, इस बार बताओ बेटा एंगल सी एंगल बी से बड़ा है ना? इस सवाल में, इस सवाल में एंगल सी का माना वो एंगल बी से बड़ा होगा ना, इसकी लंबाई, ये चोंच पतली सी है, ये काफी बड़ी बन रही है। अगर मैं सामने वाले बिंदु से परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो क्या वो सी के नजदीक गिरेगा? क्या यहां गिरेगा क्या परपेंडिकुलर? और एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए इधर बन रहा है, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल के दो भाग करने वाला। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इस सवाल में MAN ज्ञात करूंगा तो क्या आप कहोगे सर इस बार मैं सी में से एंगल बी घटा के दो का भाग कर लूंगा? मतलब कि बी और सी का डिफरेंस ज्ञात करना है, सी और डी का डिफरेंस ज्ञात करना है, याद नहीं करना है, आपने चेक करना है। तो मैं आपको जो कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं वो ये है कि अगर एक ट्रायंगल में एक तो परपेंडिकुलर और एक एंगल बाइसेक्टर का कोण बनाया जाए तो अन्य दो कोणों के डिफरेंस का आधा होता है, अन्य दो कोणों के डिफरेंस का आधा होता है। आधा क्यों होता है उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, उसकी बात भी मैंने आपको बता दी। क्या ठीक ठाक से बात को ऑब्जर्व कर लिया? राजकिशोर कहते हैं डिडंट अंडरस्टैंड, डिडंट अंडरस्टैंड तो करो बेटा। ट्रायंगल, कल बेटा शाम को 8:30 वाली क्लास नहीं हुई थी यार, कल एक दोस्त आ गया था हमारा, उसने हमें क्लास लेने नहीं दी। से बताऊं बेटा, मैं झूठ तो नहीं बोलता, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मेरे को कोई इमरजेंसी हो गई थी, बेटा इमरजेंसी नहीं थी। मित्र आ गया था बेटा एक बहुत दूर से, इंदौर से मित्र आया, तो वो कहता कि भाई आज तो क्लास नहीं लेने दूंगा, मेरे लिए बढ़िया सा खाना तैयार करवाओ। अब वो घर पे ही आया था तो खाना वाना बनाया बढ़िया से दोस्त के लिए, भाई सेवा पानी किए, तो टाइम लग गया। नहीं भैया, वो इंस्पेक्टर नहीं है, उनकी इंदौर में कोचिंग चलती है, वो इंदौर में पढ़ाते हैं, उनकी इंदौर में कोचिंग है, अजीज दोस्त है हमारे। हाँ हाँ, आज क्लास होगी बेटा, आज क्लास होगी। B-C/2, B-C/2। ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों कि एंगल बी या एंगल सी में से जो भी कोण बड़ा होगा उसी के समीप परपेंडिकुलर बनेगा, अर्थात हमेशा परपेंडिकुलर बड़े एंगल के पास में बनता है। ध्यान रखना, हमेशा बड़े वाले एंगल के पास बनता है। नहीं, एंगल बाइसेक्टर तो बेटा उस एंगल को पूरा पूरा दो तरफ काटेगा। एंगल बाइसेक्टर का नहीं मैं बात कर रहा हूं, परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर का जो झुकाव होगा वो हमेशा ऑलवेज 100% बड़े वाले एंगल की तरफ होता है, ऑलवेज। एक बात और सुनिएगा, ये आज की क्लास की आखिरी बात है, फिर इसके बाद कल पढ़ेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु का मतलब होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिसमें दो भुजाएं इक्वल होती हैं, जिसमें दो भुजाएं इक्वल होती हैं, दो भुजाएं इक्वल होती हैं। आप में से कोई है क्या इंदौर से वाला, कोई इंदौर वाला बच्चा है? सुधांशु, आप इंदौर से हो प्रॉपर? तो आपके बेटा SSC के लिए वहां पे कौन सी कोचिंग चलती है बढ़िया? SSC के लिए कोई नाम बताओ जो बढ़िया चलती हो, एक ही नाम बता पाओगे आप? एक ही नाम बता पाओगे, दूसरा नाम दिमाग में नहीं आएगा। जो इंदौर से है, नहीं आप तो चल रहे हैं, वैसे आपके शहर में क्या चल रहा है आपको पता होगा ना। आपके वहां कोचिंग का सबसे बढ़िया बेल्ट कौन सा है? भंवर कुआं? कोचिंग का सारा बढ़िया एरिया कौन सा है? भंवर कुआं क्या? आऊंगा मैं इंदौर, अगले महीने आऊंगा इंदौर। सिद्धार्थ कहते हैं उन्हें अन अकेडमी पे बुलाइए, फिर आप उनको बोलोगे कि सर ये कैसे हुआ, फिर तुम बोलोगे सर कि आपने थील्स क्यों नहीं करवाया, फिर वो बोलेगा कि सर ये कहाँ फंसा दिया भाई।
सुनो, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है बेटा, समद्विबाहु बाहु का मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर, ये दोनों कोण बराबर। तो इसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड यही मीडियन होगा, यही एंगल बाइसेक्टर होगा। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में जो आप एंगल बाइसेक्टर बनाओगे ना, एंगल बाइसेक्टर यही सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर बनाएगा, यही सामने वाली भुजा की मीडियन होगी, यही सामने वाली भुजा का एल्टीट्यूड होगा। अरे मैंने तुमको बताया था ना कि ये जो एक एल्टीट्यूड होता है, एक एंगल बाइसेक्टर के बीच का कोण बनता है b माइनस सी बटा 2। तो b और c बराबर हो गए, वो एंगल बन गया 0 डिग्री का। मतलब इसी लाइन में एल्टीट्यूड है, इसी लाइन में एंगल बाइसेक्टर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ये थ्योरम काम करती है, समद्विबाहु के लिए बात काम करती है। इसको चेक कर लेना, इस बात को देख लेना। इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलो बेटा, बस इतना काम आज कर लीजिए, 2 घंटे से बीत चुका है। आज इतना दोस्तों, बाकी बातें करेंगे कल। उम्मीद करता हूं सेशन यूजफुल रहा होगा, चीजें आपने एंजॉय करी होंगी दोस्तों, सब चीजें आपके लिए बढ़िया प्रकार से क्लियर हो रही होंगी। कल थोड़ा और एक्सट्रीम, थोड़ा और बढ़िया पढ़ेंगे, थोड़ा और शानदार पढ़ेंगे। कल थोड़े इससे और ऊपर के लेवल की बात आएगी। जितनी बातें आपने आज पढ़ी हैं इनको रिवाइज करके आइएगा। और देखो ये 10 सवाल बेटा, इनको आप सेल्फ कर लेना। ये 40 से लेकर ये कुछ सवाल है, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ये मानते हुए जितना मैं आपको बता चुका हूं उसके आधार पर ये सवाल हो जाने चाहिए। तो इनके आधार पर आप कर लीजिएगा, इनको ट्राई कर लीजिएगा। एक एक सवाल आसान है, बताने की नीड नहीं है दोस्तों, कर लीजिएगा। अरे BAC 30 डिग्री है ना, माफ कीजिएगा 60 क्यों लिखा है यहाँ पे, थोड़ी बहुत गलती हुई बेटा, देख लेना ये 30। अरे विनीता जी बेटा, क्लास के बाद लिंक देखूंगा बेटा, आप मेरी प्रोफाइल पे जाओ बेटा, ऐसे लिंक नहीं मिलता है। मेरी प्रोफाइल पे जाओगे लिंक मिल जाएगा बेटा, ऐसा लिंक नोट थोड़ी किया हुआ कहीं पे। ठीक है, मिलते हैं, बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।